कोविड संक्रमण आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। इसको बोलते हैं एक्ट्स पास्ड अंडर द ब्रिटिश क्राउन। इसमें सबसे पहला है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम आया 1858 में। इस अधिनियम की क्या मुख्य विशेषताएं रही, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखिए, कहा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप क्या हो रहा है कि ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, भारत का शासन जो है कंपनी के, भाई विद्रोह हुआ, कंपनी महत्वाकांक्षी हो गई थी, जरूरत से ज्यादा लालची हो गई थी। इस चक्कर में वो क्या कर रही है, ठीक से शासन नहीं चला रही है, जिसकी वजह से विद्रोह पनप रहा है। और इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, कंपनी का जो शासन है अब वो ब्रिटिश ताज ने अपने हाथों में ले लिया। इस अधिनियम के तहत भारत की संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जो निम्नलिखित है। आइए देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। कहा जा रहा है इसमें कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए। अभी तक कंपनी में दो गवर्निंग बॉडी थी, एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों को देखता था, व्यापारिक कार्यों को देखता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था, शासन संबंधी कार्यों को देखता था। पर अब इन दोनों को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। और क्या किया गया, उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए। उनके अधिकार क्या हुए, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंप दिए गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को भारत राज्य सचिव का पद प्रदान किया गया। तो इस बात को आप पॉइंट करके लिख सकते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स
तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए। जिसे भारत राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का पद प्रदान किया गया। क्या कहा गया भाई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। क्यों? अब यही लोग कंपनी मैनेज कर रहे थे, शासन संबंधी कार्य कर रहे थे। अब इन दोनों की जगह पर ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य के रूप में ये सारा जिम्मेदारी अब ये एक व्यक्ति करेगा, जिसको क्या बोला गया? भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कहा गया। फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद प्रदान कर दिया गया। अब आगे कहा जा रहा है कि भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए क्या किया गया? एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जिसके सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना था। अब यहाँ पे भी क्या होगा? राज्य सचिव की सहायता के लिए क्या होगा? अब राज्य सचिव तो बन गए, इनकी सहायता के लिए क्या होगा? राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय
भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद का गठन किया गया। अब इन सभी को वेतन किससे मिलेगा? इन सभी को वेतन कहां से मिलेगा? भारतीय राजस्व से। इन सभी को वेतन भारतीय राजस्व से मिलेगा। आगे बात कही जा रही है इस अधिनियम के तहत यह भी व्यवस्था की गई थी कि इन सदस्यों में कम से कम आधे ऐसे सदस्य हों जो भारत में 10 वर्ष तक सेवा दे चुके हों। अर्थात कंपनी में कार्यरत वे कर्मचारी जो भारत में 10 वर्षों तक सेवा दे चुके हों, वही जो है मतलब आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए। कुल कितने सदस्य हैं? देखिए 15 सदस्य। आधे मतलब कितने? 8 सदस्य। 7 दूनी 14 1 15, लगभग 7 या 8 सदस्य कौन कैसे होने चाहिए? जो भारत में 10 वर्षों तक अपनी सेवा दे चुके हैं और नियुक्ति के समय उन्हें भारत से आए अधिक से अधिक 10 वर्ष हुए हो। मतलब अगर वो लौट के चले गए हो ब्रिटेन, उस समय उनका 10 वर्ष से ज्यादा समय ना बीता। ठीक है ना? तो ये बातें भी आप पॉइंट करके लिख सकते हैं कि भारत राज्य 15 सदस्यों में क्या हो गए? आधे से अधिक सदस्य। भारत में 10 वर्ष तक सेवा दे चुके हैं और ब्रिटेन गए 10 वर्ष से अधिक ना हुए हो। ऐसे लोगों को 15 सदस्यीय परिषद में रखा गया। आगे कहा जा रहा है कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर मुगल सम्राट का पद समाप्त हो गया था। मुगल सम्राट का पद समाप्त। आप जानते हैं आखिरी शासक बहादुर शाह जफर था, उसको नजरबंद कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया।
नेक्स्ट बात कही जा रही है, और भारतीय मामलों पर क्या हो रहा है? ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया। ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया। अच्छा, जो ये भारत राज्य सचिव है, भारत राज्य सचिव, ठीक है, ये भारत राज्य सचिव है, ये किसके प्रति जवाबदेह था? भारत राज्य सचिव किसके प्रति जवाबदेह था? ब्रिटिश संसद के प्रति। किसके प्रति? ब्रिटिश संसद। ये ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह। अच्छा, अब क्या हो रहा है? जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको वायसराय बोलेंगे ना, गवर्नर जनरल। अभी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे भाई? वायसराय। गवर्नर जनरल को वायसराय बोला जाने लगा। और ये ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होता है। ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होता है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये प्रथम वायसराय बनते हैं। नेक्स्ट बात कही जा रही है, गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया का पदनाम भी दिया गया। वह प्रतिवर्ष भारत की नैतिक एवं आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। समझ लो, आजकल से आर्थिक समीक्षा करके आती है ना, हर साल। वैसे हर साल अपना जो प्रगति है उसकी रिपोर्ट किसको दे रहा है? ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत करता था। इस तरह से हमने देखा क्या? भारत शासन अधिनियम 1858। इसकी मुख्य बातें एक बार फिर से समझ लीजिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका क्या हो रहा है? पद समाप्त कर दिया गया। ये सब समाप्त करके क्या किया गया? ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को, इसको हटाने के बाद इन सारे कामकाज को अब ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य देखेगा। वो भी किसकी सहायता से? 15 सदस्यों के सहायता से। और इस व्यक्ति को बोलेंगे भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। फिर क्या हो रहा है? अब ये जो 15 सदस्य हैं, इनको वेतन कहाँ से मिलेगा बताओ? भारतीय राजस्व मिलेगा। और भारत राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए किसके प्रति जवाबदेह है? ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह है। अब एक बात और कहा गया कि भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए जो 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया है, उसमें आधे से अधिक सदस्य कौन होने चाहिए? जो भारत में 10 वर्षों तक सेवा दे चुके हों, ऐसे लोग, और ब्रिटेन गए 10 वर्ष से अधिक ना हुए हों। और क्या बोला गया?
मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया और अब जो ब्रिटिश संसद है उसका सीधा नियंत्रण भारतीय कामकाज, कोई भी भारत का मामला हो उस पर सीधा नियंत्रण ब्रिटिश संसद का हो गया। गवर्नर जनरल को वायसराय बोला जाने लगा, भारत का वायसराय। और प्रथम वायसराय कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1861। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। कहा जा रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास की एक बहुत पूर्ण घटना थी। अब इसमें क्या क्या हुआ? क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। यहाँ पे क्या हो रहा है? इस अधिनियम में भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। देखिए इस अधिनियम में मुख्य बातें क्या क्या थी। इस अधिनियम द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। एक कार्यकारी परिषद होता था जिसके सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। इसमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे जिनको भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक था, तथा शेष 2 सदस्यों में से एक को 5 वर्ष विधि संबंधी अनुभव प्राप्त होना आवश्यक था।
तो यहाँ पर क्या बात हुई जरा देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी। इसमें 3 सदस्य क्या हो रहे हैं? प्रशासनिक सेवा के हो रहे हैं। हाँ? 3 सदस्य कैसे थे? प्रशासनिक सेवा। और इनको भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव है। भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव। देखो ऐसा है, अभी हमने जो पढ़ा था वो भारत राज्य सचिव का 15 सदस्य थे। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ये जो 4 सदस्य थे ये किसका हेल्प कर रहे हैं? गवर्नर जनरल का, या कह सकते हो किसका? वायसराय का। तो वायसराय का जो कार्यकारी परिषद है उसमें 4 सदस्य होते थे। अब उनकी संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई, जिसमें से 3 सदस्य कौन है? प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, जिनको भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव। शेष 2 सदस्यों में से एक को 5 वर्ष विधि संबंधी अनुभव प्राप्त होना आवश्यक था, और जो 2 सदस्य बच रहे हैं ना, उसमें एक सदस्य को क्या होना चाहिए? विधि संबंधी 5 वर्ष विधि का अनुभव। विधि का अनुभव 5 वर्ष कम से कम है। कम से कम 5 वर्ष विधि का अनुभव होना चाहिए। ये वायसराय की कार्यकारी परिषद है जी सर। और एक वायसराय का विधान परिषद भी होता है। तो वायसराय का जो विधान परिषद है उसमें न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। क्या कहा जा रहा है कि वायसराय का जो विधान परिषद है, वायसराय का विधान परिषद है, ये देखिए वायसराय की कार्यकारी परिषद है। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वायसराय का विधान परिषद है। तो वायसराय का जो विधान परिषद है इसमें क्या कर रहे हैं? न्यूनतम 6 विधान परिषद में न्यूनतम 6 और
अधिकतम 12 सदस्य मनोनीत हो सकते थे। कितने सदस्य मनोनीत हो सकते थे? इनमें कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। जो भी सदस्य मनोनीत हो रहे हैं उनमें आधे सदस्य क्या होने चाहिए? गैर सरकारी। आधे सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए। यानी आज की भाषा में कहें तो कोई लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। आज की भाषा में क्या? लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। किंतु इनकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित होती थी। ये सदस्य क्या कर रहे हैं? सिर्फ विधि निर्माण करेंगे। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1862 में क्या हो रहा है? लॉर्ड कैनिंग 3 भारतीयों को नियुक्त कर रहा है, बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव। वायसराय को विधान सभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई। वायसराय के पास यह अधिकार था कि विधान परिषद में वो किसके नाम निर्दिष्ट करेगा। वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार। वायसराय को आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। आगे कहा जा रहा है कि वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। वायसराय को आवश्यक नियम एवं आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार समविभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। समविभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की।